सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में जो एक प्रेजेंटेशन का एक डर रहता है वो इतना नहीं है। पेपर प्रेजेंटेशन इज नॉट अ वेरी बिग डील इन आईडीटी पेपर, ये मैं हमेशा बोलता हूं। रादर व्हाट मैटर्स इज क्या हम कंसेप्ट सही से लगा रहे हैं, क्या आरसीएम एफसीएम सही से लगा रहे हैं, क्या वैलिड इनवैलिड सही से लगा रहे हैं, क्या टैक्स लायबिलिटी सही से निकाल रहे हैं, क्या आईटीसी सही निकाल रहे हैं, क्या दिस इज व्हाट मैटर्स। और ये जब मैं बोलता हूं तो ऑब्वियसली हैव टू बैक इट विद सम एग्जांपल्स। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में विल बी कवरिंग द आईडीटी पेपर प्रेजेंटेशन थिंग्स, what all things you need to focus upon, rather more than that what all things you don't have to do। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, 4-5 आंसर शीट्स हम देखेंगे। आपको यहाँ पे 200-300 आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि सर बहुत सारे आंसर शीट्स हमें एनालाइज करवाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ 4-5 चीजें समझनी है। तो लोएस्ट मैनर ऑफ टाइम में हम अभी चीजें समझेंगे, आपको पूरा एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि हमें करना क्या है, कैसे पेपर में प्रेजेंटेशन देना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आईडीटी में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही बेसिक आपको रखनी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे फिक्सेस बताऊंगा, वो ध्यान रख लेना, बस आपके नंबर बन जाएंगे। तो आवर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन करेक्ट कंसेप्ट एनालिसिस, करेक्ट कंक्लूजन, रादर देन ऑन हाउ टू राइट द आंसर। ओके, बस कुछ बातें हमें ध्यान रखनी, वो अभी वी विल सी थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स। देखो, सबसे पहले ये आपकी 5 चीजें 1 2 3 4 5, ये है आपका प्रेजेंटेशन पूरा आईडीटी का। लेजिबल रख लेना अपने आंसर्स को, वी विल सी अभी एग्जांपल्स में। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, प्लीज आप अपने आंसर्स को लेजिबल रखना। बैड हैंडराइटिंग आई डोंट केयर, इट्स कंप्लीटली फाइन। आई हैव सीन मेनी आंसर शीट्स जिसमें हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन लिखने के तरीके में छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको समझनी है। तो टेंशन मत लो कि सर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। मैं आपको अगर आज ये बोल दूं कि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा, हैंडराइटिंग अच्छी रखो, अरे कैसे होएगा? तुम्हारी इस उम्र में तुम्हारी बैड हैंडराइटिंग इज नॉट गोइंग टू गेट इंप्रूव्ड, वो नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट लेजिबल हम कर सकते हैं। सेकेंड, मेक द टास्क ऑफ चेकर इजी। ये अगर तुम समझ गए ना, ये साइकोलॉजी है, ठीक है, ये अगर तुम समझ गए, तुम उसका काम आसान करो बस। और ये प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूं कि उसको जो आंसर शीट चेक करनी है, उसके पास दिन में सिर्फ आपकी आंसर शीट नहीं है। आप जब फैकल्टी को आंसर शीट दिखाते हैं तो मैं तो चलो 8-10 मिनट भी लगा दूंगा एक आंसर शीट में, वो पता नहीं कितना लगाने वाला है, वो किस मूड में बैठा है, वो किसी से लड़के आया है, कुछ करके आया, ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें मैटर करती है कहीं ना कहीं। तो आपको उसका साइकोलॉजी समझना है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक द टास्क ऑफ दैट चेकर इजी, ही विल गिव यू मार्क्स। कीवर्ड्स अंडरलाइन, ये मैं बार बार बोलता हूं, मैं हर क्लास में कम से कम 200 बार पागल जैसे ये बोलता हूं, लेकिन फिर भी आंसर शीट में नहीं आता है। मैं फिर लिखूंगा व्हाट्सएप पे रिव्यू में, क्लास के बच्चे देते होमवर्क, तो मैं बोलूंगा कीवर्ड्स अंडरलाइन, ओके सर विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम नहीं होता और आप पेपर में भी भूल जाते हो, ठीक है। कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं, आपको मेरा ध्यान उन कीवर्ड्स की तरफ लेके आना है कि भाई सुन, तुझे ये आंसर में चाहिए, ये देख मैंने दिया है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि रैंक होल्डर्स ने कैसे किया है और नॉन रैंक होल्डर्स का कैसे आया है। मैं आपको रैंक होल्डर्स की भी कॉपी दिखाऊंगा। 4 आंसर शीट हम चेक करेंगे। नोट्स, अब सर नोट्स कैसे लिखने हैं, कहां लिखने हैं, ये क्वेरी आता है खासकर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ना, दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी 14 मार्कर, उसमें तो आप साथ में दे देना। मैं बताता हूं उसका रीजन। जैसे आप एक एनालिसिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू हैव मेड अ सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, एग्जांपल एकदम कुछ भी लेते हैं, तो उसमें आपको जो भी आरसीएम एफसीएम लगाना है, आप वहीं पे नीचे फटाफट से नोट में डाल दो, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन्स, 2 और 3 लाइन्स में, ठीक है। अब सर मैं अगर नीचे डालता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट 1 लेके नीचे भी कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट मेरा ऐसा व्यू है कि अगर हम वैसा करते हैं ना, तो अपने को 2 बार वो एडजस्टमेंट सोचना पड़ता है। एक बार तो टेबल बनाते वक्त, फिर दोबारा उसके बारे में सोचेंगे जब हम नोट लिखेंगे। आई फील उससे थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है। आवर टास्क इज 100% पेपर पूरा करना है ना, तो फिर ये चीज मेरे हिसाब से आपको नोट ऊपर ही डालना चाहिए। दूसरी बात, ये वाला जो नोट जाएगा ये बटा टू द पॉइंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सप्लाई आपकी इंटरस्टेट कंक्लूड हो रही है, तो आप उसको पूरा डिटेल में एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाईज इन वन स्टेट हेंस इट विल बी एन इंटरस्टेट, उसकी जगह थोड़ा शॉर्ट में चीजें लिख सकते हो। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब इंटर में इट इज अदर स्टेट, इंट्रा में इट इज वन स्टेट, वॉट एवर इट इज, वो लिख के आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देना। मेन उसको जो देखना है ना, वो आपका मेन हिटिंग पॉइंट होता है। हिटिंग पॉइंट क्या होता है? एग्जांपल, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का क्वेश्चन है जिसमें पर्सन इज अ कंपनी नॉट एन इंडिविजुअल, तो वो उस केस में एफसीएम में जाएगा, आरसीएम में नहीं जाएगा। तो उसको सिर्फ ये देखना है कि आपने वो इंडिविजुअल है नहीं है वो वाला रीजन डाला या नहीं डाला। अब कई बच्चे क्या लिखेंगे, बस ब्रैकेट में लिख देंगे दिस इज अंडर एफसीएम। अरे बाबा क्यों एफसीएम? क्योंकि ये इंडिविजुअल का केस नहीं है, तो उसको वो देखना है। तो आपको बेसिक लैंग्वेज में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और अंडरलाइन करना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। कस्टम्स का जो वैल्यूएशन का एक सवाल आएगा ही आएगा, उसके अंदर जो नोट जाएगा, दैट इज कोई भी चीज आप ऐड कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या ले रहे हो, बीसीडी का रेट क्या ले रहे हो, वो आप नीचे डाल देना, वो आप ऊपर मत डालना। जनरली आईसीआई का भी ऐसा ही रहता है प्रेजेंटेशन, वो आप नीचे डालना, ठीक है। एंड गाइस,
प्लीज आपका मेन फोकस होना चाहिए एनालिसिस एंड कंक्लूजन। बस आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसमें मैंने इतने आंसर शीट्स में देखा है ओवर द पीरियड ऑफ दिस 3-4 अटेम्प्ट्स कि बच्चों का स्टैंडर्ड नहीं रहता, आंसर नंबर मिलते हैं। व्हाट मैटर्स इज आपके फिगर्स क्या आ रहे हैं, आपके पेनल्टी क्या आ रहा है, आपका एनालिसिस क्या बन रहा है और आपका कंक्लूजन क्या बन रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, तो ये ज्यादा मैटर करता है ना कि टैक्स लायबिलिटी आप वैल्यू सही से निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, रादर देन कि आपने उसमें लिखा कैसे, क्या लिखा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आप मैटर में ज्यादा डालना, तो आपका टाइम इन्वेस्ट अभी होना चाहिए कंसेप्ट्स और करेक्ट क्वेश्चंस में, रादर देन वरिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन पार्ट। वो इस वीडियो के बाद मत आप टेंशन लेना, ठीक है। अब देखो एक दो चीजें बेसिक आंसर फॉर्मेट्स में आपको बताता हूं। जो आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना, कहीं पे भी कोई लायबिलिटी कैलकुलेशन है, आईटीसी कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई है, कस्टम्स का कोई वैल्यूएशन है, तो उसमें सब जगह एक बेसिक टेबल तो जाना ही जाना है। आप वहां पे पॉइंट्स देके, बुलेट पॉइंट्स देके यू कैन नॉट राइट यार, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कस्टम्स वाले में इसकी जगह एक आपका अमाउंट आ जाएगा और ब्रैकेट में आप प्रॉपर उसकी करेंसी लिख लेना, ठीक है। सो वो तो टेबल, जहां टेबल बन सकता है टेबल बनाना ही बनाना है। जो कई कबार रहते हैं सेमी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई का एनालिसिस हो गया, पेनल्टी का कंप्यूटेशन हो गया, कंपाउंडिंग हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, तो वहां पे आपका 4 मार्कर का लेट से कुछ आया है या कोई सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो वहां पे यू विल फर्स्ट राइट द लीगल प्रोविजन। और अब सुनना, फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह नहीं डालने की जरूरत, ये लॉ ऑडिट का पेपर नहीं है। आप मेन लीगल प्रोविजन डालो, उसके बाद आप एक एनालिसिस लिखो और उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है, रीजन है, कहीं ना कहीं आपका जो कंक्लूजन है वो यहीं पे रीच हो जाएगा। लेकिन आई स्टिल वांट कि एक लाइन छोड़ने के बाद आप एक वन लाइनर कंक्लूजन, ऐसा एक एरो डाल दो और एक कंक्लूजन लिखो। अब उस कंक्लूजन में यू हैव टू मैच इट विद द सेम टोन ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सेम टोन? पूछा है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो यू विल राइट प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज पुणे महाराष्ट्र एग्जाम्पल, और महाराष्ट्र पे अंडरलाइन। एग्जामिनर के की में महाराष्ट्र ही वो ढूंढने वाला है कि इस बच्चे ने महाराष्ट्र कंक्लूड किया है क्या। तुम्हारा कंक्लूजन गलत है तो ऊपर का निगेटिव अप्रोच बन गया उसका कि इसने कंक्लूड ही सही से नहीं किया है। थोड़ा सा समझो इन चीजों को, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, तो अंडरस्टैंड द गेम, अंडरस्टैंड द नैक, ओके। उसके बाद जो प्योर थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन 5 और 6, इसमें एकदम डायरेक्ट लिखना है, जो आता है वो एकदम डायरेक्ट प्रोविजंस लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म अवॉइड करना है और पॉइंटर्स डालते रहने हैं। और जो आपको 100% पता रहता है कि यार ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये वर्ड उसके आंसर की में होने वाला है, वहां पे अंडरलाइन, ताकि उसको आप एग्जामिनर को बोलोगे ए सुन तुझे ये वर्ड तुझे चाहिए आंसर की में, देख मैंने यहाँ पे मार्क किया है, काम इजी करो ना। और यहाँ पे प्लीज अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, यू डू नॉट इन्वेस्ट द टाइम, आप वहां पे टाइम इन्वेस्टमेंट मत करिए, यू इंस्टेड फोकस कि आपको बाकी चीजें क्या आती है, ओके। सो अगेन पेपर पूरा ट्राई करना है 100 का, तो ये आपके अच्छे नंबर बनेंगे। एंड यस, ये कुछ चीजें थी। अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आई विल टेक यू टू द एग्जांपल्स नाउ। और मैंने ना क्या किया है, इसमें आपका जो सितंबर का पेपर है ना, वो भी मैंने ओपन किया है। मैं आपको कुछ चीजें उसमें से शो करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन था, जस्ट एक आइडिया लगने के लिए। सितंबर का पेपर डिस्कशन डल गया है, उसको प्लीज देख लेना, ठीक है। आ जाओ, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2A एक है। पहली बात तो एक पेपर देखो, ये स्टूडेंट का, अब जब भी पेपर में हमारे नंबर कट रहे हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, बिकॉज यू विल बी एनालाइजिंग योर ओन आंसर शीट्स ऑल्सो ना बाय द वे ऑफ दिस वीडियो। तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि क्या इसके अंदर मेरी कंसेप्ट की गलती हुई है, या इसके अंदर आईसीआई की तरफ से कोई चीजें इंप्रूव होनी थी कि आईसीआई को प्रेजेंटेशन समझ नहीं आई। अगर कंसेप्ट का एरर है तो उसमें प्रेजेंटेशन का कुछ नहीं है ना। कंसेप्ट एरर मतलब कोई चीज सप्लाई बननी थी, नहीं बननी थी, एग्जाम्प्ट होनी थी, टैक्सेबल होनी थी, दैट इज आवर मिस्टेक। तो वो तो अपने साइड से तो पूरा करते हैं ना कि अपना कंसेप्ट तो सही रहे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2A था, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना था और लायबिलिटी वाया कैश निकालना था। अब ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हैंडराइटिंग इतनी कोई अच्छी नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ना हैंडराइटिंग से आई डोंट केयर, लेकिन एडजस्टमेंट्स के बीच में अगर हम एक लाइन छोड़ देते तो बेटर हो जाता ना यार। आप देखो नेक्स्ट वाले पेज में उस बच्चे ने क्या फर्क किया है, सिर्फ लाइन छोड़ी है, लेकिन इंस्टेंटली यू कैन सी देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल आउटलुक, ओके। अब रही बात यहाँ पे देखो आईसीआई का, अगर आप टेक्स्ट देखोगे ना तो आप साइकोलॉजी समझना, उसका फोकस ये है कि आपने लायबिलिटी में क्या लिया नहीं लिया, उसका प्राइमरी फोकस उस तरफ है। हाँ नोट्स की तरफ भी रहेगा, लेकिन उसका प्राइमरी फोकस, आप टेक्स्ट देखो उसके कहा जा रही है। और यहाँ पे एक एरर हुआ है, यहाँ पे एक एग्जेम्पशन नहीं देना था और वो एग्जेम्पशन दिया गया है, तो दैट इज अ कंसेप्ट एरर। इसमें प्रेजेंटेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें हमारी गलती है पढ़ाई की, ठीक है। तो देखो आईसीआई ने यहाँ पे दे दिया क्रॉस, क्योंकि उसके आंसर की में यहाँ पे लायबिलिटी गई थी और हमारे नहीं गई। तो उसका जो फोकस है ना वो कैलकुलेशंस और एनालिसिस की तरफ है, राइट।
नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ, हमारा ये गड़बड़ हो गया तो हमारा आउटपुट लायबिलिटी गड़बड़ होने वाली है, हमारी फाइनल लायबिलिटी भी गड़बड़ होने वाली है। बाकी क्या ठीक है, इंडिविजुअल वो चेक करता गया स्टेप मार्किंग के हिसाब से। यहाँ पे एक और गलती हुई, जहाँ पे फादर इन लॉ से जो सर्विस ली थी, वो फादर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटिव, तो वो सप्लाई नहीं बनाना था, तो उसने बराबर से यहाँ पे क्रॉस दिया, क्योंकि यहाँ पे उसके आंसर की में लायबिलिटी नहीं थी। तो फोकस उसका जो है वो एडजस्टमेंट्स के फाइनल कैलकुलेशंस के ऊपर है। तो दिस इज अगेन अ कंसेप्ट एरर, फैमिली की डेफिनेशन हमारी गलती हुई है ना, इसमें कोई प्रेजेंटेशन की दिक्कत नहीं है। बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड ना कि आपके पेपर में गलतियां हो रही है तो वो प्रेजेंटेशन की गलती है या कंसेप्ट की गलती है। हमें हमारे कंसेप्ट की गलती पे ध्यान देना है, एटलीस्ट अपना तो बेस्ट करते हैं ना। फिर अगर कुछ आईसीआई की गलती हुई तो दैट इज अ सेकेंडरी इशू। ओके, अब कहीं ना कहीं देखना क्या हुआ यहाँ पे, टोटल तो गलत हुआ होगा क्योंकि दो एडजस्टमेंट्स उसकी गलत हो गई है। बाकी नीचे जो कॉमन ये नोट्स है उस रिस्पेक्ट में जो नोट्स ऊपर गलतियां हुई थी, एंड यहाँ पे उसको 0.5 मिला है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल टर्नओवर फॉर द कॉमन क्रेडिट। तो ठीक है, सो बेसिकली आई एम डिस्कसिंग द ऑब्जर्वेशंस अलग अलग। मुझे अभी क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना, क्वेश्चन तो हो गया हमारा सितंबर की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 भी वॉज असेसेबल वैल्यू, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्ट कस्टम्स वैल्यूएशन। यहाँ पे कंसेप्ट गलत लगा है, 20% गलत लिमिट पे चेक हुआ है, तो ये हमारी गलती है। ओके, अब रही बात सर कभी कभार ना हमारी कटिंग होती है, तो कटिंग को कैसे करें? देखो, कटिंग ना ऐसे जैसे करिए ना, दिस इज करेक्ट वे, लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे। एक ही तरीका है, ये दोनों के दोनों, वी आर डूइंग वन थिंग बट मैनर इज डिफरेंट। ये अच्छा लगेगा आपको? अगर मैं नोट्स में आपको कोई ऐसे 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 करके दूं, आपको अच्छा लगेगा या गाली दोगे कि नहीं यार मजा नहीं आया सर? तो आप ऐसे कट करो ना यार, आप ऐसे कट करो, प्रॉपरली कट करो, कटिंग होएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा तरीका बस। एक और चीज, वर्टिकल लाइंस जैसे स्टूडेंट ने यहाँ पे बनाई है, आपको हर एक में बनानी है। अभी तो मैं आपको 2-3 आंसर शीट्स और दिखाऊंगा। स्टेप मार्किंग में उसको रेट ऑफ एक्सचेंज का सही मार्क्स मिल गया है, बट क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में गलती हो गई है तो आपका फाइनल आंसर मैच नहीं होने वाला, तो इसलिए स्टूडेंट ने थोड़े से नंबर जो है वो लूज करे। 4 में से जो भी है इसको कितने आए हैं, 1.5 ही मिला है। ठीक है, दिस वॉज अगेन अ कंसेप्ट एरर। क्वेश्चन नंबर 4A वॉज विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटेशन ऑफ द इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 50। अमाउंट ही गलत लिया गया है, तो यहाँ पे आईसीआई की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे हमारी गलती है। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन का इशू नहीं है, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट का एरर लगा है। तो कंसेप्ट एरर मतलब हमें चीजें सुधारनी है। नाउ यू सी आईसीआई का आंसर टिक कहाँ पे आ रहा है, परसेंटेज पे आ रहा है, ठीक है, नेट पेबल पे आ रहा है, तो उसको वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें चाहिए आपके आंसर में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन कोई अलग से तो नहीं किया है, डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, डिले हुआ है, कितना टैक्स पे किया। कोई कोई बच्चा डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा, इस बच्चे ने थोड़े से फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन लिखे हैं। तो प्रेजेंटेशन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है आपके आईडीटी के पेपर के लिए। व्हाट इट मैटर्स इज, आर यू पुटिंग द मेन पार्ट्स? उसका फोकस इस पे था, ठीक है, उसका फोकस इस पे था, ये आंसर उसका गलत हो गया है। अब नेक्स्ट वाले में उन्होंने पूछा कि अगर आपका डिमांड की नोटिस लग गई है, 74A की नोटिस अगर स्टार्ट हो गई है, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द ग्रॉस लायबिलिटी। स्टूडेंट ने यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर दिया कीवर्ड, तो कीवर्ड पे उसको टिक मिल गया। गॉट इट? वेयर आईसीएस पुटिंग द टिक्स एंड वेयर इट इज पुटिंग द क्रॉस। एक और माइनस होना था कैश लेजर वाला, वो नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कट मिल गया। अब मैं आपको और चीजें दिखाता हूं, अभी तो ये एक ही आंसर शीट है, हम एक दो में और देखेंगे। दिस इज अ मिस्टेक, कंसेप्ट एरर। 129(3) का जो पेनल्टी ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट अगर आपको एपलेट अथॉरिटी में अपील में जाना है तो 25% डिपॉजिट करना पड़ता है। स्टूडेंट ने 10% लिखा है, एग्जैक्टली वहीं पे उसको क्रॉस मिल गया। ओके, तो जो भी 4-5 में से उसको 2 नंबर मिले हैं, क्योंकि गलती हुई है, यहाँ पे भी गलती हुई है। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो मिस्टेक। 200% ऑफ टैक्स को कंपेयर करना था जो कि 100% से हुआ है, तो ये हमारा पढ़ाई का मिस्टेक है। अब हाँ, ये देखना क्वेश्चन 5C में देर वर आस्किंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ 26A कस्टम्स एक्ट। व्हाट इज 26A कस्टम्स एक्ट? जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिलता है कुछ कंडीशंस कंप्लाई करने पे, जैसे आपको 30 डेज में उसको वैल्यू लेस करना है, एक्सपोर्ट करना है, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं लेना होता, वो सारी कंडीशंस थी। पर यहाँ पे स्टूडेंट ने थोड़े से तुक्के मारे हैं, कुछ और चीजें लिखी है, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो अगर आपको आंसर नहीं पता, नहीं यार, आप टाइम मत वेस्ट करना पेपर में, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने लगाया टाइम इतनी सारी चीजें लिखने में, बट सारे के सारे कट हो गए, जीरो मिला है। एक एक चीज वो कट होती गई है बिकॉज वो गलत ही था। सो डोंट वेस्ट टाइम, अगर आपको नहीं आता तो। वो एक पॉइंट है। और अब यहाँ पे भी थोड़े से तुक्के लगे थे।
देवर आस्किंग अबाउट द एफटीपी का डिनाइड एंट्री लिस्ट, जहाँ पे डीजीएफटी इज द अथॉरिटी, यहाँ पे उसने लिखा है कमिश्नर वगैरह कस्टम्स का, तो ये गलत लिखा है तो गलत होगा। तो वहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते सर अटेम्प्ट के नंबर, स्टेप मार्किंग के नंबर वो नहीं मिलने वाले। मेन आंसर गलत है, अथॉरिटी गलत है, तो लिखने के आपको नंबर नहीं मिलने वाले CA फाइनल में, ठीक है ना। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 नंबर मिले हैं 14 में से, 2 नंबर कम है यार, मतलब ये तो कंफर्म्ड आता ही है ना पेपर में, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जा सकता था एक एक लाइन का, तो वही 2 एडजस्टमेंट्स ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। दिस वाज 1 पेपर। अब इसके बाद मैं आपको एक और पेपर दिखाता हूँ, आ जाओ एक और पेपर देखते हैं। अब ये वाले पेपर में अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट की हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी है क्या? ये सब अपने प्रैक्टिस बैच के बच्चे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो आंसर शीट्स मंगवा ली होती है और दे सेंड मी। तो क्या इस बच्चे की हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी है क्या? नहीं। लेकिन क्या आपको एक लुक ठीक आ रहा है? मुझे तो ठीक आया है लुक, क्योंकि ओवरऑल लाइन छोड़ी है और लेजिबिलिटी इंप्रूव हुई है। तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आई डोंट केयर, लेजिबल बना सकते हो आप, लाइन छोड़ सकते हो, लिखने का तरीका थोड़ा बेटर हो सकता है। सी वेयर द आईसी आंसर टिक्स आर, कहां पे वो आपको ग्रीन टिक दे रहा है? कैलकुलेशंस की तरफ। ऊपर का भी वो बेसिक रीड करने वाला है, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर इस केस में उसने कीवर्ड्स को मार्क किया रहता, बट अगेन फोकस उसका कहा जा रहा है फाइनल कैलकुलेशंस की तरफ। ओके, लास्ट वाले में सेकंड पार्ट में गलती हुई है तो उसको यहाँ पे 1.5 नंबर मिला है, बचे हुए कटे हैं। एक दो और ऑब्जर्वेशन हम चेक करते हैं। मिस्टेक एरर, ठीक है, लैपटॉप के केस में ये हमारा कंसेप्ट एरर है, हमारी गलती है। 18 ईयर्स वाले को अलाउड होता है, यहाँ पे जो पर्सन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो 17 ईयर्स का था, तो लैपटॉप का ड्यूटी फ्री नहीं देना था, यहाँ पे टैक्स लगाना था, मतलब उसको GFA में टेस्ट करना था कस्टम्स में। तो वो हमारी गलती है, तो दिस इज आवर एरर। बाकी आई लाइक कि उसने प्रॉपर लाइंस बनाए, देखो ना लाइंस एक कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो एटलीस्ट वर्टिकल लाइंस, एटलीस्ट वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल नहीं जमा चलेगा। ये क्वेश्चन था कस्टम्स का वैल्यूएशन का, ऊपर बैगेज था, ये कस्टम्स का वैल्यूएशन इंपोर्ट का। यहाँ पे अगेन एक कंसेप्ट एरर हुआ है, डिजाइन चार्जेस जो थे वो दिल्ली में इनकर हुए थे, अलाउड फॉर नेसेसरी, अलाउड एज इट्स नेसेसरी फॉर सर्विस, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, जो कि बच्चा कंफ्यूज हुआ है, उसने डाल दिया 6 लाख को, जबकि नहीं लेना था, बिकॉज हम वही वाली चीजें ऐड करते हैं कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग की जो आउटसाइड इंडिया जाती है। सो दिस इज अ कंसेप्ट एरर, ये हमारी गलती है, इसमें ICI का कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये गलत हुआ तो आपका FOB वैल्यू गलत हुआ, उससे आपका CIF वैल्यू गलत हुआ, इंटरनली एडजस्टमेंट जो बाकी ठीक थी, रेट एक्सचेंज ठीक थे, वो आपको मिलते गए नंबर, लेकिन फाइनल आंसर तो मैच होएगा नहीं ना, तो उसके वजह से क्रॉस 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 जाता गया, आपकी कन्वर्टेड वैल्यू गलत आई, आपका फाइनल जो आंसर्स वो गलत आए, तो आपको इसमें कितने मिले? आपको 2.5 ही मिले, 1.5-2 नंबर अपने और कट गए, है ना। ठीक है, BCD का रेट उसका सही था तो उसको 0.5, बेसिकली जो आपका रेट सही से पिक होएगा BCD का भी और एक्सचेंज रेट का भी, तो उसका आपको 0.5 वो देंगे, ठीक है। बट ये चीजें कैसी है, नहीं यार, सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 था, नाउ देयर इज अ मिथ, ICI पूरे नंबर नहीं देगा। देखो थ्योरी में थोड़ा बहुत हो सकता है ये चीज सही, बट जिसमें सॉल्विंग इन्वॉल्व है, जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वहां पे ICI आपको दे देगा नंबर। इस स्टूडेंट ने एक ब्लंडर किया था, दिस वाज अबाउट calculation of the penalty and corresponding pre-deposit when we go for the appeal to the appellate authority, बट स्टूडेंट ने डाला है सेक्शन नंबर 60 जो कि उससे लिंक्ड ही नहीं है। यहाँ पे 129(3) जाना था पेनल्टी का, और उसके बाद उसके अपील से रिलेटेड बातें करनी थी, ठीक है, बट ये सेक्शन नंबर 60 डाला है प्रोविजनल असेसमेंट का, जो एग्जामिनर ने देखा भी नहीं है, ये पार्ट उसने देखा भी नहीं, उसने सीधा देखा कैलकुलेशन, क्या ये 50% 200% ऑफ टैक्स सही है CGST के अंदर, ये ठीक है, मिल गया टिक। उसके बाद ये वैल्यू ठीक है, मिल गया टिक। उसके बाद नीचे आया 25% ऑफ 1,50,000 दैट इज योर प्री डिपॉजिट का अमाउंट, ये मिल गया टिक, ठीक है। वो टिक देता जा रहा है, जहां पे आपके अमाउंट्स मैच होते गए, बंदा खुश है, एग्जामिनर खुश है, उसने फाइनल यहाँ पे सही से निकाल लिया है, कन्वेंस का भी पूछा था तो उसको 5 में से 5 मिल गए। बट ये ब्लंडर आपको अवॉइड करना है, आप गलत सेक्शन नहीं कोट कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसा गलती आपको पेपर में नहीं करनी, ठीक है ना। बट यस, जस्ट फॉर योर रीअफर्मेशन, करेक्ट सही से डालोगे चीजें, नंबर मिल जाएंगे। और कैसे इसने एक एक गैप छोड़ के वैल्यूएशन निकालते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा एक और इंप्रूव हो सकता था, थोड़े से एरोज बना के हम प्रॉपर चीजें कंक्लूड कर सकते थे, बट इट्स फाइन, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं किया तब भी उसको नंबर मिल गया, क्योंकि एग्जामिनर को अपने जो फिगर्स चाहिए थी वो मिलती गई है। सो डोंट वरी, इतना प्रेजेंटेशन का टेंशन नहीं लेना है। और चलो, अब ये एक आंसर शीट थी, अगेन वर्टिकल लाइन से रियली अप्रिशिएट फॉर दिस स्टूडेंट,
वर्टिकल लाइंस आपको बनानी है, उससे एक प्रेजेंटेशन का लुक आता है। अब मैं आपको तीसरे आंसर शीट दिखाता हूँ। अब आप खुद मुझे इस टाइम चलो कमेंट करके बताना मुझे कि सर तीसरी आंसर शीट आपको कैसी लग रही है, खुद बताओ यार। मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ जस्ट, कंसेप्ट एरर को छोड़ो, अभी आंसर शीट कैसी लग रही है? हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी है क्या? नहीं, छोटी है, बट कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, बट नीट है ना यार। लेजिबल है या नहीं है मुझे बताओ। कैसी आई है लेजिबिलिटी? देखो कैसे आई, दो के बीच में गैप छोड़ी है, वर्टिकल लाइंस बनाई है। हॉरिजॉन्टल में बोल रहा हूं आप रहने दो, लेकिन वर्टिकल लाइंस बनाई है, कटिंग अवॉइड करी गई है। आउटवर्ड सप्लाई के आप एक डॉट एक लाइन बना दी ताकि मुझे पता है अभी आउटवर्ड स्टार्ट हो रहा है। नोट साथ के साथ डाल दिए। दिस इज अ रैंक होल्डर शीट, AIR 16 की आंसर शीट है ये। सो यू विल फाइंड सम डिफरेंस। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ, हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ये गलत हुआ क्योंकि कंसेप्ट एरर था, प्रेजेंटेशन का कोई इशू नहीं था। ये आईसीआई का ये कई कबार ट्रेंड दिख रहा है, जब भी कोई चीज वैल्यूएशन नहीं हो रही ना, मतलब सप्लाई भी नहीं हो रही है जीएसटी के अंदर, इफ समथिंग इज नॉट इवन अ टैक्सेबल इवेंट, तो उसको आप वैल्यूएशन के कॉलम में मत डालना। ओके, ये आईसीआई कभी हर बार नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन कई कबार होता है ये, तो आई विल पुट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो इस बारे में। बट यस, यहाँ पे इसलिए वो क्रॉस लग गया है। उसके बाद और क्या है, यहाँ पे कॉमन क्रेडिट की गलती हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक टैक्सेबल था एक कॉमन था, तो वो दोनों ले लिया गया है जबकि एक लेना था, तो दिस इज अ कंसेप्ट एरर। मतलब हमने, हमारा कंसेप्ट, हमारी गलती है, ये प्रेजेंटेशन का कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। फुल मार्क्स, कस्टम्स का वैल्यूएशन, इंपोर्ट वैल्यूएशन। अब आप देखो एक बार यार, ये शीट देखो, क्लीन है यार, नीट है। अब कटिंग नहीं हुई, क्या हुई ना कटिंग, क्या फर्क पड़ा, लेकिन उसने सही से किया, स्टूडेंट ने एकदम सही से इसको कट किया है। और आंसर की जो आईसीआई टिक दे रहा है वो देखो कहाँ का दे रहा है, उसने एक्सचेंज रेट के हिसाब से दिया, ठीक है। उसके बाद उसने आपको फ्रेट चार्जेस, एफओबी वैल्यू, उसके बाद फाइनल जो बीसीडी निकला है, वो बस वहीं पे आपके वैल्यूज को कैलकुलेट करता हुआ चल रहा है कि वो आंसर की से मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन जरूर है, और नीट है, लाइन छोड़ी गई है, लाइन छोड़ो अच्छे से, इट विल गिव अ बेटर आउटलुक। और यहाँ पे देखना, अब जैसे डिजाइनिंग चार्जेस है, एक एग्जांपल देखो कि अटेंशन ऑफ एग्जामिनर कैसे ग्रैब करना है। डिजाइनिंग चार्जेस इंडिया में थे, इसीलिए वो ऐड नहीं करने थे, तो स्टूडेंट ने इन इंडिया को यहाँ पे अंडरलाइन किया, और आईसीए ने एकदम वहीं पे टिक मारा है, क्योंकि उसको वही चाहिए था कि इन इंडिया है तो मुझे ऐड बैक नहीं करना, ऐड नहीं करना है। एल्सवेयर इन इंडिया होता तो ऐड करता, वो पूरा आपकी इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ने वाला है, आप तो लिखो प्रॉपरली, लेकिन उसको यही चाहिए था मेनली। सो यू ब्रॉट द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर की, सुन सुन, तुझे ये पॉइंट चाहिए था, देख मैंने यहाँ पे मार्क किया, अंडरलाइन कर दिया, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइनिंग। और पूरे मिले उस बच्चे को यहाँ पे, ठीक है, 4 में से 4 मिले। और चीजें देखते हैं। यहाँ पे एक मुझे नहीं पता आईसीए ने 0.5 क्यों काटा है, पता नहीं, ये ठीक है, थोड़ा बहुत होता है एरर, दिस इज आईसीए, मुझे भी नहीं समझ आया क्यों काटे, बाकी सब कुछ ठीक लिखा है, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो अगेन यू विल सी, थोड़ी बहुत यहाँ पे कटिंग हुई है चलेगा, बट नीट है, लाइन छोड़ देना और अंडरलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल वन लैपटॉप एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी इफ ब्रॉट इन बाय द पैसेंजर ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसको टिक मार्क मिल गया, उसको वो 18 ईयर्स ही तो ढूंढना था ना, कि आप 18 ईयर्स वाली बात पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो। हर एक क्वेश्चन कुछ टेस्ट कर रहा होता है, वो टेस्टिंग आपको सही से करनी है और उसका कीवर्ड मार्क कर देना है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। Again, here if you see this question that is of that pre-deposit and penalty of in transit 1.93, इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स गए, लेकिन क्योंकि उसने अंडरलाइन किया है, स्टूडेंट ने अंडरलाइन सही से किया है, तो एग्जामिनर का अटेंशन सही जगह जा रहा है कि अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है, 25%, उसको वहां टिक मिल गया। जो पेनल्टी कैलकुलेशन है वहां पे भी उसने सही से अंडरलाइन किया है, 200% ऑफ टैक्स डज नॉट कम फॉरवर्ड, तो उसको वहीं पे टिक्स मिलते गए, एंड स्टूडेंट हैज स्कोर्ड रीजनेबली वेल इस वाले में भी। तो इमीडिएट अटेंशन आपको ग्रैब करना है उस एग्जामिनर का। क्वेश्चन 5C, यहाँ पे शायद मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, या थोड़ा सा जो कहते हैं हिट एंड ट्रायल हुआ है, तो टाइम काफी गया होगा, लेकिन कुछ भी इसमें से सही नहीं था, सो 0 मार्क्स मिले हैं। तो प्लीज आप ऐसे मत समझना कि हम कुछ तो लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा और टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वैसा मत करना। इंस्टेड आप वहां पे टाइम लगाओ जहां पे आपको चीजें आती है, उसका बेस्ट प्रेजेंटेशन पुट फॉरवर्ड कर लेना। ओके जी। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6B, मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6B। लेट्स सी, इस क्वेश्चन नंबर 6B में
What is meant by commencement of audit and also state the time limit for completion of audit in such cases. I have seen a couple of cases जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ ये पढ़ेगा पेपर में commencement of audit, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाती है, अरे आता है लिख देते हैं, अगला वाला पार्ट भूल जाएंगे हम, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। इस स्टूडेंट ने कैसे प्रॉपरली देखो, पहले फर्स्ट डाला है फिर सेकंड डाला है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट में दोनों वो कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, विच एवर इज लेटर को अंडरलाइन किया है, उसको मिल गया नंबर। और सेकंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट 3 months और ये मैक्सिमम 6 months का एक्सटेंशन बाय कमिश्नर, टिक मार्क मिल गया। जस्ट द हिटिंग पॉइंट एंड क्वेश्चन रीडिंग सही से करनी है। क्लियरली सॉ 2 रिक्वायरमेंट्स एंड द स्टूडेंट हैज गॉट फुल मार्क्स। अभी तो थ्योरी है, मिले ना फुल मार्क्स, 4 में से 4 मिल गए स्टूडेंट को, शी इज AIR 16। ओके, तो ये कुछ बातें थी। इसके सिवाय मैं आपको एक और पेपर दिखाना चाहता हूँ, ये पिछले बार का रैंक होल्डर है बट पेपर बहुत अच्छा था। मैं जस्ट आपको एक बार दिखा रहा हूँ ये पेपर, देखो एक बार, आप खुद देखो। क्या लग रहा है आपको? लाइन छोड़ी है और वर्टिकल लाइंस है, कीवर्ड्स अंडरलाइंड है, ठीक है। 75%, जैसे आपका गवर्नमेंट एक्सपेंस अगर 75% हो तो वो एग्जेंट हो जाता है, 75% पे ही टिक मार्क मिला है। वहीं पे कि आप अंडरलाइन करो जहां पे वो पॉइंट बदलता है कि एग्जेंट है या नहीं है, टैक्स है या नहीं है, RCM FCM है या नहीं है, बस वो नैक समझ लो यार, वो नैक समझ लो तुम और तुम्हारे नंबर जाएंगे ऊपर। सो एंटायर पेपर इज लाइक दिस यार, ये एंटायर पेपर ऐसा ही है। ही इज AIR 32, स्कोर्ड आई थिंक 81 और 82 इन IDT, 80 के ऊपर थे उसके, ठीक है। लास्ट टाइम का रैंक होल्डर है पल जैन करके। सो एंटायर पेपर ऐसा ही है, कहीं पे भी कोई ज़्यादा कटिंग नहीं है, कीवर्ड्स अंडरलाइंड है। जो फाइनल आंसर से वहाँ पे वैसे रेक्टेंगल भी बना सकते हो, काफ़ी बच्चे बनाते हैं, यू कैन मेक दैट सो दैट ध्यान जल्दी जाएगा वहाँ पे, ठीक है। डन। और कंक्लूजन लिखना है तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, कंक्लूजन, और फिर एक यहाँ पे ऐसे एरो कंक्लूजन, या फिर एनालिसिस और ऐसे एनालिसिस, उससे मेरा काम और इजी हो जाएगा। सो क्या समझा आपने, मुझे बताओ क्या समझा आपने इन सब चीज़ों से? मैंने आपके साथ लगाए 27 मिनट्स, तो आपको लगा कुछ की क्लैरिटी मिली है? क्लैरिटी मिली आपको कुछ? अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर शॉर्ट में आपने समराइज कर दो वीडियो को, लेजिबल रख लेना पेपर को, फोकस इस पे करो कि आपका कंक्लूजन सही होना चाहिए, आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, ठीक है। बेसिक लीगल प्रोविजंस में जो जो यूज कर रहे हो लगा देना, पर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो भी कि सर हमारा पेपर प्रेजेंटेशन आप चेक करो, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तुम कंसेप्ट इंप्रूव करो। मेजर गलतियां हमारी पढ़ाई की वजह से हो रही है, ना कि कैसे लिखने हैं उसकी तरफ, वो ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। वर्टिकल लाइंस पेपर में चाहिए मुझे आपसे, और कीवर्ड्स अंडरलाइन, ये दोनों चीजें अगर आप फॉलो करोगे, और एक कंक्लूजन, ये 3 अगर आप मेरे से पूछोगे तो दीज 3 आर द की टेक अवेज दैट आई हैव सीन इन मेनी आंसर शीट्स। मैंने आपको दिखाई 4 ही आंसर शीट है, मुझे आपको 1-2 घंटा भी नहीं बिठाना सारा डिस्कशन करते हुए, मैं आधे घंटे में मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है। तो आई थिंक ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देगा। बाकी अच्छे से करो, पढ़ाई पे मेहनत करो, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, और बस दैट विल हेल्प यू टू गेट, मतलब 60+ आराम से आएंगे IDT में, ठीक है। तो ये था मेरे साइड से। बाकी टेलीग्राम पे टच में रहना, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं, आगे की अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।